हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज इतिहास का वही मौर्योत्तर काल, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मौर्योत्तर काल मैं लेकर के आऊँगा जैसे मैथ्स आपका ख़त्म होगा, तो ठीक है ना। तो मौर्योत्तर काल से कुछ प्रश्न आते हैं, वही हम उन प्रश्नों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये मौर्योत्तर काल जो है आपका मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद ये मौर्योत्तर काल, जैसे ये आपका विदेशी आक्रमणकारी अलग अलग प्रकार से आए, जैसे कि ये चार आपके विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, जैसे हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये सीरीज आपसे पूछ लेता है कि कैसे ये जो आपकी यवन आक्रमणकारी थे मौर्योत्तर काल में, किस प्रकार से इनका आगमन हुआ भारत में। तो ये आपको ये सीरीज याद रखनी है कि हिंद, यूनानी सबसे पहले आए हैं, उसके बाद शक आए हैं, ठीक है ना, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मौर्योत्तर काल में क्या है। तो मौर्योत्तर काल का पहला प्रश्न आता है कि विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो क्रम, जैसा कि मैंने आपसे बताया हुआ है कि क्रम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कह रहा है हिंद यूनानी, सबसे पहले कौन आते हैं? हिंद यूनानी। अब हिंद यूनानियों को ग्रीक के भी नाम से जाना जाता है, या फिर इंडो ग्रीक कहा जाता है, या फिर बैक्ट्रियाई कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग शब्द हैं, ये तीनों हिंद यूनानियों को ही कहा जाता है। आप इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना कि कभी हिंद यूनानी लिख करके दे देगा, कभी ग्रीक तो कभी बैक्ट्रियाई, तो आप कहो यार ये अलग अलग तो नहीं है। तो अलग अलग नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले आपके हिंद यूनानी आते हैं, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला यवन आक्रमणकारी कौन था। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पहले हिंद यूनानी आए थे, तो भारत में जिसने आक्रमण किया था वो कौन था, ठीक है, यवन आक्रमणकारी, या फिर ये कह सकते हैं कि हिंद यूनानी कौन था भारत में आक्रमण करने वाला। तो भारत में आक्रमण करने वाला जो पहला हिंद यूनानी था या फिर यवन आक्रमणकारी था, वो कौन था भैया? डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। डेमेट्रियस ने भारत में आक्रमण किया और पंजाब, अफगानिस्तान, पंजाब के कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया, ठीक है। कब्जा करने के बाद वहीं पे अपनी राजधानी बनाई, जहाँ से वो ऑपरेट करता था पूरा बैठ करके, ठीक है ना। तो वही राजधानी बनाई, वही पूछ रहा है कि डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी जो बनाई, साकल को बनाई, ठीक है, साकल। और वर्तमान में सियालकोट में है ये, ठीक है। वर्तमान की अगर बात करें तो सियालकोट, सियालकोट, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा हिंद यूनानियों में प्रमुख शासक। तो हिंद यूनानियों में प्रमुख शासक कौन हुआ, तो ये पूछ रहा है। जैसे अगर आक्रमणकारियों की बात करें तो ये पहला आक्रमणकारी, यवन आक्रमणकारी जो था वो डेमेट्रियस था। लेकिन जो प्रमुखतः शासक की बात करें कि हिंद यूनानियों में प्रमुख शासक कौन था, इसने तो आक्रमण किया था अगर डेमेट्रियस की बात करें, लेकिन जो प्रमुखता, जो जिसने अपने सीमाओं का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, उसकी बात करें तो प्रमुख शासक मिनांडर, मिनांडर, इसने अपनी सीमाओं का काफ़ी विस्तार किया। उसके बाद इसकी मुलाकात होती है नागसेन से, ठीक है। और नागसेन बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं, और बौद्ध धर्म से नागसेन से इनकी मुलाकात होती है मिनांडर की, और ये उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, प्रश्न पूछते हैं धर्म के विषय में, और कुछ सवाल पूछते हैं जिसका ये नागसेन जी सही जवाब देते हैं। और ये बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, प्रभावित होकर के ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो नागसेन और मिनांडर के बीच में जो वार्ता होती है, उसको एक पुस्तक मिलिंद पन्हों में रचित करके रख दिया जाता है। अर्थात मिलिंद पन्हों किसकी रचना है, तो ये नागसेन जी लिखते हैं, ठीक है ना। नागसेन अपने और मिनांडर के बीच में जो वार्ता होती है, उसी वार्ता को एक पुस्तक में संग्रहित करके रखते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या होता है? मिलिंद पन्हों। तो मिलिंद पन्हों के जो रचनाकार हैं कौन हो जाएंगे भैया? नागसेन, ठीक है, नागसेन हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी। अब बताओ आपको, मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन देगा? कौन देगा भैया? यही तो देंगे, नागसेन जी। अरे बात समझ में, नागसेन से ही वार्ता होती है, वार्ता होने के बाद ही ये बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद दीक्षा कौन देगा? नागसेन देंगे। तो वही मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो नागसेन ने। नेक्स्ट आता है कि भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए भैया? तो हिंद यूनानियों ने, हिंद यूनानियों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए हैं, ठीक है ना। हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। अब
प्रश्न कभी कभी आ जाता है हिंद यूनानी की जगह पे आपको बैक्टीरिया दे देता है, बैक्टीरिया, या फिर इंडो ग्रीक दे देता है, या फिर ग्रीक दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि हिंद यूनानियों के ही उपनाम है, चाहे उनको ग्रीक कहो, कुछ लोग ग्रीक कहें, कुछ लोग इंडो ग्रीक कहें, कुछ बैक्टीरियाई कहें। तो यहाँ पे हमने हिंद यूनानी लिख दिया है, बाकी आप समझ जाइएगा एट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या लिख करके देता है, तो भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो भारत में सोने के सिक्के ये हिंद यूनानियों ने जारी किए, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट नोट टाइप से दिया हुआ है कि ये प्रथम शासक थे जिसके सिक्कों से ये पता लगाया जा सकता था कि इन्होंने अपने सिक्कों में डेट डलवाई थी, ठीक है, डेट डलवाई थी, या फिर राजा के चित्र बनवाए थे, जिससे जिन सिक्कों से देख करके ये पता लगाया जा सकता था कि ये किस राजा के शासनकाल का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये कला जो है इन्हीं लोगों ने विकसित करी थी, हिंद यूनानियों ने। वही कला आज तक हम लोग उसी कला के ऊपर चलते चले आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि सिक्कों में जो डेट का प्रचलन है या फिर चित्र का प्रचलन है, ये उसी काल से चला आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका ये जो गांधार कला है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि भारतीय कला और किस कला के युग्म से गांधार कला का जन्म हुआ है, तो भारतीय कला और हिंद यूनानी कला जब मिश्रित होती है, भारतीय कला और हिंद यूनानी कला जब मिश्रित होती है तो गांधार कला का जन्म होता है, ठीक है ना। भारतीय कला और हिंद यूनानी कला के मिश्रण से ही गांधार कला का जन्म होता है। और यही इन हिंद यूनानियों ने काफ़ी संस्कृति पूर्ण चीज़ें भी हम लोगों को सिखाई हैं, जैसा कि जो नाटकों में पर्दा वगैरह गिराया जाता है, ये सब इन्हीं लोगों की देन है। जो पर्दा प्रथा चलती नहीं है अपने यहाँ, तो ये इन्हीं लोगों की देन है, हिंद यूनानियों की देन है। आ रही बात समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। अब इनसे इतने ही प्रश्न बनते हैं आपके। अब आगे आ जाते हैं शक, अर्थात सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक। अब शक से क्या आता है कि शक भारत में कहाँ से आए थे, तो शक भारत में आपके मध्य एशिया से होते हुए आए थे, ठीक है ना, मध्य एशिया। शक भी आपके मध्य एशिया से होकर के आए थे, मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किया था। उसके बाद कह रहा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया, तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार क्या होता है, जैसे झील का निर्माण तो हो गया था मौर्य वंश में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, सुदर्शन झील का। लेकिन जीर्णोद्धार का मतलब है कि वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, उसकी साफ सफाई करके दोबारा से सिंचाई के युक्त बनाना, दोबारा से उसको सिंचाई के युक्त बनाना, खेती के लिए उपयोग में लाना उसको, वही होता है जीर्णोद्धार। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था रुद्रदामन ने, ठीक है, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का। ये प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखना, ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया, तो रुद्रदामन ने किया। नेक्स्ट कह रहा जूनागढ़ अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा में शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना होती है, ठीक है ना, शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना होती है। विक्रम संवत एक कैलेंडर टाइप से जारी किया जाता है, विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत की स्थापना होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पहलो वंश। पहलो वंश, तो पहलो वंश से मुख्यतः दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी राजधानी क्या थी, तो पहलो वंश की राजधानी जो थी, आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तक्षशिला, ठीक है ना, तो तक्षशिला थी। पहलो वंश की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और उसके बाद आता है कि प्रमुख शासक इसका कौन होता है, तो पहलो वंश का प्रमुख शासक होता है फर्निस, ठीक है, गोंदो फर्निस, प्रमुख शासक गोंदो फर्निस। गोंदो फर्निस से एक प्रश्न आता है कि ईसाई धर्म प्रचारक जो भारत में आए थे किसके शासनकाल में आए थे, प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो गोंदो फर्निस के शासनकाल में आए थे। गोंदो फर्निस जो थे किस वंश से संबंध था इनका, तो पहलो वंश से था, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश आपका इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें आता है कि कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसस, कुजल कडफिसस, ठीक है, कुजल कडफिसस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आगे आता है कि सबसे प्रमुख शासक कौन था, संस्थापक तो आपका कुजल कडफिसस को माना जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख शासक जो है कनिष्क को माना जाता है, कनिष्क को, ठीक है,
कनिष्क को सबसे प्रमुख शासक माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। पीछे आप पढ़ के भी आ चुके हैं। तो कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट आता है शक संवत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो शक संवत का संस्थापक ही इसे माना जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शक संवत का संस्थापक किसे माना जाता है, या फिर शक संवत की स्थापना किसने करी थी। तो कनिष्क ने करी थी। ठीक है ना, कनिष्क ने, कनिष्क। नेक्स्ट आ जाता है चिकित्सा शास्त्री चरक किसके समकालीन थे। तो चिकित्सा शास्त्री जो चरक थे किसके समकालीन थे, इन्हीं के कनिष्क के समकालीन थे जो चिकित्सा शास्त्री चरक थे। ठीक है ना, चरक का कभी कभी याद आता है चरक से, तो चरक क्या थे, चरक कौन थे। तो चरक एक क्या थे भैया, चिकित्सा शास्त्री थे। ठीक है ना, चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करते थे, चिकित्सा शास्त्री थे एक प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था भैया, नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन को माना जाता है। ठीक, आगे ये जो आपके चरक थे, चरक, इन्होंने एक चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, तो प्रश्न आता है इनसे, चरक से प्रश्न आता है कि चरक संहिता किसने लिखी थी। ठीक है, तो अब चरक संहिता जाहिर सी बात है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने इंक्लूड नहीं किया, नाम से ही पता चल जाता है कि चरक संहिता किसने लिखी थी। तो लिख लेना, चरक संहिता चरक ने लिखी थी। ठीक है, चरक संहिता, चरक संहिता किसने लिखी थी, तो चरक संहिता चरक ने लिखी थी, चरक। पॉइंट इसमें आप और याद रखिएगा कि ये जो शक संवत के संस्थापक किसे माना जाता है, कनिष्क को माना जाता है। तो ये जब 78वीं ईस्वी में, 78वीं ईस्वी में ये जब गद्दी पे बैठता है कनिष्क, उसी काल को शक संवत कहा जाता है। ठीक है ना, उसी काल को शक संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शक संवत का संस्थापक किसे माना जाता है, कनिष्क को। और शक संवत जो 78वीं ईस्वी में जब ये गद्दी पे बैठता है कनिष्क, तो उस काल को क्या कहा जाता है, शक संवत कहा जाता है। ठीक है ना, और ठीक है, हाँ, और ये आपके शक जो आए थे भारत में चारागाह की खोज में आए थे, कि चारागाह खोज करते करते भारत में आ गए, और भारत में फिर थोड़े छोटे छोटे कबीले बनाए, फिर उसके बाद अपना विस्तार किया जो भी है। ठीक है ना, तो आ जाता है कभी प्रश्न की चारागाह की खोज में भारत में कौन आए थे, तो शक आए थे चारागाह की खोज में। ठीक है, तो याद रखना इसको। और जो लोग मेरे साथ में हिस्ट्री की नोट्स बनाते चल रहे हैं अपनी, और वो लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, और साथ में अगर आप एनसीईआरटी का भी अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है ना, बाकी आप इसको देख लीजिए। अभी ओरल लेकर के चल रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया भी हुआ है आपको, और इसके बाद जब दोबारा मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा डीप में जा करके पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।